हर इंसान की जिंदगी 3 बुनियादी जरूरतों पर टिकी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन सोचिए, जब इन जरूरतों में से एक पूरी होती है तो दूसरी तरफ नई मुश्किलें सामने खड़ी हो जाती हैं। केवल खाना और कपड़े ही काफी नहीं, इंसान को चाहिए शांति, एक सुरक्षित घर, ऐसा आश्रय जहां परिवार पल सके, भाईचारा मजबूत हो और जीवन आगे बढ़ सके। इजराइल की कहानी इसी सच्चाई का प्रतीक है। सदियों के संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई के बाद यहूदियों को आखिरकार अपनी जमीन मिली, अपना घर मिला। लेकिन घर तो बना, शांति अब भी दूर है। यहाँ हर रात जागकर गुजारनी पड़ती है क्योंकि नींद का सुकून खो गया है। सोचिए, जब सब कुछ मिल जाए लेकिन चैन की नींद छिन जाए, तब जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन जाता है। यहाँ कोई और गारंटी नहीं देता, बल्कि इंसान को अपने अस्तित्व और अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लिखनी पड़ती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इतिहास के रहस्य में कदम रखने वाले हैं जो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लाखों लोगों ने अपनी नींद खो दी और कौन जिम्मेदार थे? या फिर क्यों ये संघर्ष आज भी हल नहीं हुआ? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना मत भूलिए। शुरुआत की चिंगारी से इजराइल का जन्म। 1947 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया नए मैप्स बना रही थी, तब पैलेस्टाइन की जमीन पर सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने इस इलाके को 2 हिस्सों में बांटने का प्लान रखा, एक जूइश स्टेट और दूसरा अरब स्टेट। लेकिन अरब देशों ने इसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यह उनके लिए इनजस्टिस है। दूसरी ओर दुनिया ने यहूदियों के लिए होमलैंड बनाने का समर्थन किया और 1948 में इजराइल ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो गया। उसी समय पड़ोसी अरब देशों ने अटैक कर दिया, जिससे पहला अरब इजराइल वॉर शुरू हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का इशू बन गया। यहीं से एक लंबे, अनसुलझे और खून खराबे से भरे अध्याय की शुरुआत हुई। इतिहास की जड़ें, बैक टू हिस्ट्री। इसको समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड को समझना होगा। एक्चुअली 1947 से पहले यह इलाका ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन के अधीन था। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर आई के बाद ऑटोमन एम्पायर से यह जमीन ली थी। इसी समय यहूदियों की ओर से ज़ायनिस्ट मूवमेंट तेजी से उभर रही थी, जिसका मकसद था प्रॉमिस्ड लैंड यानी इजराइल की धरती पर वापसी। 1917 की बैलफोर डिक्लेरेशन, एंटीसेमिटिज्म एंड नेशनल होम। इसके लिए क्या क्या हुआ और किया गया? पहले 1917 की बैलफोर डिक्लेरेशन में ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए नेशनल होम का वादा किया, जिससे अरब आबादी को ये पूरी तरह धोखा लगा क्योंकि वही जमीन उनकी भी पुश्तैनी थी। तीसरा, यूरोप में बढ़ते एंटीसेमिटिज्म और खासकर हॉलोकॉस्ट के बाद लाखों यहूदी पैलेस्टाइन में बसने लगे, जिसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट मिला। दोनों समुदायों में टकराव बढ़ता गया जो अभी नहीं थमा। पहला अरब इसराइल युद्ध। 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित की। अगले दिन अरब देशों इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने हमला कर दिया। इजराइल ने अप्रत्याशित जीत दर्ज कर ली और ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध से नकबा हुआ, जिसमें 7 लाख पैलेस्टीनियंस बेघर हुए। लाखों लोग रिफ्यूजी बनकर पड़ोसी देशों में चले गए। संघर्ष की श्रृंखला। 1948 के बाद भी ये टकराव खत्म नहीं हुए। एक संघर्ष की श्रृंखला शुरू हुई। 1956 में सेज क्राइसिस की घटना घटी, जिसके चलते इजराइल, यूके और फ्रांस ने इजिप्ट पर हमला किया। 1967 में हुआ 6 डे वॉर। इजराइल ने चौंकाने वाली जीत में ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, साइनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1973 में हुआ यौम किपुर वॉर। इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल को अचानक घेरकर हमला किया, लेकिन आखिरकार इजराइल ने बढ़त बना ली। इसी पृष्ठभूमि में 1961 से आतंकवाद का नया दौर शुरू हुआ, जहां अरब देशों ने इस्राइल की शक्ति को कमजोर करने और उसकी श्रेष्ठता को समाप्त करने के लिए उग्रवादी गुटों और आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया। इस तरह आतंकवाद पहली बार वैश्विक राजनीति में संगठित रूप में सामने आया और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ये संघर्ष केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आतंकवाद के रूप में आम नागरिकों तक फैल गया। कोल्ड वॉर और इजराइल अरब विवाद। कोल्ड वॉर के समय दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश, दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके सहयोगी।
इसी माहौल में इजराइल अरब विवाद भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। अमेरिका ने इजराइल को खुला राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक समर्थन दिया क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में अपना मजबूत साथी चाहता था। वहीं सोवियत संघ ने अरब देशों मिस्र, सीरिया, इराक जैसे राष्ट्रों को बैक किया ताकि अमेरिका का प्रभाव कम किया जा सके। चूंकि मिडिल ईस्ट का तेल पूरी दुनिया के लिए जरूरी था, इसलिए यह क्षेत्र और भी संवेदनशील बन गया। दोनों महाशक्तियां यहां अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती रहीं। संयुक्त राष्ट्र ने कई रेजोल्यूशंस पास किए जिनमें शांति और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कही गई, लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया। नतीजा ये हुआ कि इजराइल फिलिस्तीन और अरब इजराइल युद्धों की आग और भड़कती रही और आज तक ये दुनिया की सबसे जटिल जियोपॉलिटिकल चुनौती बनी हुई है। क्यों इजराइल फिलिस्तीन समाधान इतना जटिल है? किसी भी संभावित समाधान पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष केवल जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, धर्म, पहचान, राजनीति, सुरक्षा और वैश्विक हित सब एक साथ जुड़े हुए हैं। 1947 से अब तक चले युद्धों और असफल शांति वार्ताओं ने दोनों पक्षों के बीच भरोसे को गहरा आघात पहुंचाया है। यरूशलेम जैसी पवित्र जगहों की धार्मिक संवेदनशीलता समझौते को और भी कठिन बना देती है। इजराइल अपनी सुरक्षा की ठोस गारंटी चाहता है, जबकि फिलिस्तीन अपनी पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभु राष्ट्र की मांग करता है। इसके साथ ही अमेरिका, यूरोप, रूस और मिस्र व सऊदी अरब जैसी क्षेत्रीय ताकतों के हित भी इस मुद्दे को और पेचीदा बना देते हैं। दोनों ओर की जनता की पीढ़ियों से चली आ रही पीड़ा और नाराजगी को नजरअंदाज करना भी संभव नहीं है। इसी वजह से किसी भी समाधान का रास्ता बहुस्तरीय, क्रमबद्ध और लंबे समय तक भरोसा बनाने की प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी त्वरित समझौते पर। इतिहास में कई बार प्रयास हुए कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कॉम्प्रोमाइज करके 2 स्टेट्स का समाधान निकाला जाए, लेकिन पिछले अनुभवों ने दिखाया कि यह बेहद मुश्किल है। पुराने मुद्दे जैसे बॉर्डर्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स, रिलीजियस आइडेंटिटी, सेटलमेंट्स और पॉलिटिकल विल की कमी ने हर आइडियल प्लान को प्रैक्टिकल बनाने में बाधा डाली। अन के पार्टीशन प्लान और उसके बाद के कई प्रपोजल्स भी इसी कारण पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। हालांकि अगर हम उन पुराने विचारों को फिर से रिकंसिडर करें और सीख लें कि क्या काम कर सकता है और क्या नहीं, तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि समाधान किस दिशा में संभव हो सकता है। अब मैं हिस्ट्री के सॉल्यूशंस और उनके लेसन्स को सामने रख रहा हूँ। व्यूअर, यहाँ आप भी ह्यूमैनिटी की मदद कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह के कदम भरोसे और शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शेयर्ड गवर्नेंस या न्यूट्रल मीडिएशन बेहतर रास्ता हो सकता है? क्या हम छोटे छोटे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से धीरे धीरे लार्जर एग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं? संक्षेप में, पुराने आइडियल थॉट्स को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल लेसन्स के रूप में लेना है और नए तरीके से देखना है कि किस तरह ट्रस्ट, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को संतुलित करके समाधान निकाला जा सकता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन। यह विचार संयुक्त राष्ट्र के 1947 के पार्टीशन प्लान से जुड़ा है, जिसमें 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की परिकल्पना थी। एक तरफ यहूदी राज्य इजराइल और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राज्य पैलेस्टाइन। यही मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक स्वीकार्य माना गया है। इसके अंतर्गत सीमाएं प्रायः 1967 की सीमा रेखा पर आधारित मानी जाती हैं और आवश्यक होने पर लैंड स्वॉप्स के जरिए समायोजन किया जा सकता है। वेस्ट बैंक और गाजा को जोड़कर एक राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम राष्ट्र बनाना होगा। विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए रिटर्न, कॉम्पनसेशन और रीसेटलमेंट की नीति भी शामिल करनी होगी। लेकिन इस मॉडल की सबसे बड़ी कठिनाई इजराइल की बढ़ती सेटलमेंट्स, आपसी सिक्योरिटी और ट्रस्ट की कमी तथा नेताओं की पॉलिटिकल विल में कमजोरी है। यदि इसे आगे बढ़ाना है तो सेटलमेंट फ्रीज और चरणबद्ध सॉवरेंटी ट्रांसफर जरूरी कदम होंगे, जिनके साथ इंटरनेशनल गारंटीज भी होनी चाहिए। संघीय मॉडल कन्फेडरेशन। इस विकल्प के तहत इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बने रहेंगे, लेकिन उनके बीच शेयर्ड बॉर्डर्स, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और फ्री मूवमेंट की व्यवस्था होगी। इसका लाभ ये होगा कि सॉवरेंटी भी बनी रहेगी और आपसी सहयोग भी संभव होगा। व्यापार, जल संसाधन, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में इंटीग्रेशन के जरिए विश्वास बहाल किया जा सकता है। यह मॉडल मिडिल ग्राउंड माना जाता है, क्योंकि यह न तो पूरी तरह विभाजन पर आधारित है और न ही पूरी तरह एक राष्ट्र की परिकल्पना पर। हालांकि इसके लिए मजबूत इंस्टीट्यूशंस और न्यूट्रल मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी ताकि समझौतों का पालन सुनिश्चित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, इंटरनेशनल मीडिएशन।
यदि दोनों पक्ष सीधे समाधान तक नहीं पहुंच पाते तो ग्लोबल पावर्स और रीजनल एक्टर्स की मदद से न्यूट्रल पीस टॉक्स कराई जा सकती है। इसमें यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोपियन यूनियन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को साथ लाकर एक नया नेगोशिएशन फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। शर्त यही है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों बिना किसी प्रीकंडीशन के एक टेबल पर बैठे और लंबे समय तक संवाद जारी रखें। केवल वार्ता ही नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी चलने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि शांति वास्तव में संभव है। भारत की भूमिका ग्लोबल पीस में कैसे योगदान कर सकता है? इतिहास ने बार बार दिखाया है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच शांति सिर्फ स्थानीय संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन और जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। यहाँ भारत की भूमिका बेहद अहम और अनोखी हो सकती है। भारत, जिसकी विदेश नीति हमेशा नॉन अलाइंड, बैलेंस्ड और मीडिएटर फ्रेंडली रही है, वो न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में दोनों पक्षों के बीच भरोसा कायम कर सकता है। भारत के पास डिप्लोमैटिक क्रेडिबिलिटी, सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ऐसा मिश्रण है जो न केवल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने में मदद कर सकता है बल्कि लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी पेश कर सकता है। इंडिया रिलीजियस हार्मनी और मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर्ड गवर्नेंस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में मार्गदर्शन दे सकता है। अब एक सरप्राइज बात, क्या आप जानते हैं कि इंडिया पहले भी कई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में सीक्रेट बैक चैनल डिप्लोमेसी करके शांति स्थापित करने में मदद कर चुका है? यह वो पहलू है जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है। यही वजह है कि भारत के सजेशन और इंटरवेंशन से हिस्ट्री के पुराने सॉल्यूशंस को नए प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में बदलना संभव है। संक्षेप में, भारत केवल ऑब्जर्विंग पावर नहीं रह सकता, बल्कि वो एक्टिव कैटलिस्ट बन सकता है। एक ऐसा कैटलिस्ट जो रीजनल टेंशन्स को कम करे, नेगोशिएशन में बैलेंस लाए और ह्यूमैनिटी के लिए पीस का मार्ग खोले। यह वीडियो शैक्षणिक और सूचना उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए मानचित्र, मैप्स केवल संदर्भ और समझाने के लिए हैं और वास्तविक भू राजनीतिक सीमाओं या किसी देश की आधिकारिक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक, राजनीतिक या धार्मिक विवाद को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं रखते। दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को केवल जानकारी के रूप में देखें और किसी भी निर्णय या राय बनाने से पहले विश्वसनीय स्रोतों की जांच करें।